एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की लाइफ में सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब आती है जब उसे अपने पैसे के ऊपर ये डिसाइड करना होता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितनी स्कीम्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। ये 3 पार्ट स्ट्रैटेजी क्या है उसको भी मैं 1 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा। बट उससे पहले हमारा यूज केस समझते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना कितना करना है? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इस 10 लाख रुपए को ऐसे डिवाइड करना है कि पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी हो जाए, यानी कि कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, कोई ऐसा अननेसेसरी रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर ना आए जिसकी वजह से एक जगह पे मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो डूब गया। दूसरा, यहां पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना हो। कई बार देखा गया है कि भाई इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा 15, 20, 25 स्कीम्स के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के ही नहीं देता। मतलब मार्केट का एवरेज रिटर्न बनाएगा 12, 10, 12% का रिटर्न बनाएगा, उससे ऊपर वो जा ही नहीं पाता। तो ये भी अवॉइड करना है। थर्ड, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो भी टाइम पीरियड में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को किया जाए। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी कि भाई कैसे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को टाइम पीरियड और गोल्स इन दोनों के हिसाब से डिवाइड करता है एंड उसके बेसिस पे करेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी कौन सी है उसको सेलेक्ट करता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और नंबर ऑफ स्कीम्स को कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल के लिए करने का सोच रहे हो, जिसके अंदर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, जो कि इमरजेंसी काइंड ऑफ अ मनी है, जिसमें आप अपने गोल के हिसाब से जो अगले 1 साल के अंदर जो भी खर्चा आने वाला है उसके हिसाब से अपना पैसा डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसको आप पहली बास्केट जो कि पोर्टफोलियो का पहला सेक्शन रहने वाला है उसके अंदर डालोगे। यहां पर कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एप्लीकेबल रहने वाली है? सबसे पहली तो आ जाएगी भाई बॉन्ड म्यूचुअल फंड। बॉन्ड म्यूचुअल फंड में भी ऐसे बॉन्ड म्यूचुअल फंड जो 1 साल से कम की मेच्योरिटी वाले होते हैं, जैसे कि लिक्विड हो गया, ओवरनाइट हो गया, मनी मार्केट हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, इस तरीके के बॉन्ड फंड रहने वाले हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी आ जाती है? सेकंड कैटेगरी आ जाती है हाई इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए आर्बिट्राज एंड इक्विटी सेविंग्स फंड। ये हो गए मल्टीपल कैटेगरीज जिसके अंदर इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकता है। बट इसमें से कितनी स्कीम इन्वेस्टर को खरीदनी चाहिए? सिर्फ एक या फिर दो मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप जितनी ज्यादा स्कीम्स ऐड करने की कोशिश करोगे इस बास्केट में से, उतना ज्यादा आपके पोर्टफोलियो के अंदर ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता जाएगा। कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई रिटर्न्स इंप्रूव नहीं होने वाला है, कोई रिस्क कम नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ स्कीम्स को बढ़ा रहे हो। तो इमरजेंसी पोर्टफोलियो के अंदर आपको कितनी स्कीम लेनी है? 1 से 2 स्कीम आपको लेके चलनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर पैसा कितना एलोकेट करें। अब आपको इस बात के ऊपर डिसाइड करना है कि भाई इस 10 लाख में से मेरे को अगले 1 साल के अंदर कितनी जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप 10% डालो, 20% डालो, 30% डालो। ये बात आपके गोल और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होगी कि आप इस पोर्शन के अंदर कितना पैसा डालने वाले हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको 2026 के अंदर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इन 1 या 2 स्कीम के अंदर इस 1 लाख रुपए को डिवाइड करोगे। नेक्स्ट आप बात करोगे सेकंड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि है लिक्विडिटी। इसके अंदर आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसे खर्चे जो अगले 1 से 5 साल के बीच में आप करने वाले हो, जिसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट को करोगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड को सेलेक्ट करोगे। कौन सा फंड हो सकता है? सबसे पहली चीज कंजर्वेटिव हाइब्रिड आ जाएगा, देन उसके बाद बैलेंस हाइब्रिड आ जाएगा, मल्टी एसेट आ जाएगा इसके अंदर, एंड एग्रेसिव हाइब्रिड आ जाएगा। इनके एक बार मैं इक्विटी लेवल इनके सामने लिख देता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए। वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में भी ये डिटेल में कवर किया था, बट यहां पर भी मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेटिव हाइब्रिड के अंदर 30% इक्विटी लेवल रहेगा, बैलेंस में 50% के आसपास रहेगा, मल्टी में 50% प्लस गोल्ड एंड सिल्वर 20% के आसपास रहेगा। देन उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर आप देखोगे 60% के आसपास इक्विटी लेवल रहता है। तो जैसे जैसे आपका गोल अलाउ करता है, जितना ज्यादा आप रिस्की जा सकते हो, जितना रिटर्न्स को चेज करना चाहते हो, उस हिसाब से आप इक्विटी लेवल को बढ़ा सकते हो। बट यहां पर भी 5 में से आपको कितनी स्कीम सेलेक्ट करनी है? सिर्फ 2 या 3। 3 भी उस केस में जहां पर आप इससे एसडब्ल्यूपी, मंथली इनकम जनरेट करने के बारे में सोचो। जो हमने रिडेम्पशन वाला चैप्टर है उसमें एसडब्ल्यूपी को डिटेल में कवर किया है। तो यहां पर भी आपको 2 से 3 स्कीम्स ही लेके चलनी है एंड अमाउंट अगेन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे 3 लाख रुपए डालने का सोचा, तो आपका अभी तक 10 में से टोटल 4 लाख रुपए डिप्लॉय हो चुका है। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी वाला पोर्टफोलियो। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, जो कि है ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग, हाई ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसके अंदर आप वही पैसा डालोगे जो 5 ईयर एंड अबव की इन्वेस्टमेंट के लिए रखने का सोच रहे हो। यानी कि यहां पर ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि आज पैसा डाला और अगले 1 साल में निकाल लिया या अगले 2 साल में 3 साल में निकाल लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ पे सिर्फ वही पैसा डालना है जो आप मैक्सिमम ग्रोथ के लिए रखना चाहते हो। तो सर यहाँ पे 10 लाख में से हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें? अगेन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से
अब इस पोर्टफोलियो में हम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं इमरजेंसी और लिक्विडिटी के अंदर, तो रिमेनिंग हमारे पास 6 लाख रुपए बच जाते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करूँ। कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होगी? यहाँ पर प्योर इक्विटी फंड्स रहते हैं, जिसके अंदर कौन-कौन से फंड्स आ जाते हैं? लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, वैल्यू, कॉन्ट्रा, ग्रोथ, क्वांट फंड हो गया, मोमेंटम फंड हो गया, क्वालिटी फंड हो गया। अलग-अलग कैटेगरी के 15 से 18 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इसमें भी एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स लेके चलनी है। अब ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट के जितने भी फंड्स हैं सारे के सारे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लो, एंड उससे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कम रिस्क पे रहेगा और डाइवर्सिफाइड रहेगा, और जो भी फंड मुझे रिटर्न बना के देने वाला है वो मेरे लिए मैक्सिमम रिटर्न बना के दे देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको यहां पर भी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना रिस्क आप मार्केट के अंदर ले सकते हो, इसके हिसाब से फंड्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए लार्ज कैप, ज्यादा से ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड सुटेबल रहने वाला है। वहीं अगर आप एक मॉडरेट या फिर बैलेंस इन्वेस्टर हो जो थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रेफर करता है, तो उस केस में आप लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, क्वालिटी जैसे फंड्स को प्रेफर कर सकते हो। इन सारे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप मिड एंड स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा हो गया, मोमेंटम हो गया, इस तरीके के फंड्स को लेके चल सकते हो। तो आपको मल्टीपल फंड्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर इक्विटी पोर्टफोलियो में भी आप 3 से 4 स्कीम या 5 स्कीम का पोर्टफोलियो बना के चलोगे, उतना भी सफिशिएंट है। इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपने 2 स्कीम यहां ले ली, 3 स्कीम यहां ले ली और मैक्सिमम यहां पे 5 स्कीम ले ली, तो भी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10 स्कीम आएंगी। एंड अगर लोएस्ट साइड पे भी लेके चलूं तो एक यहां पर हो गई, 2 यहां पर हो गई, इसके बाद 4 यहां पर हो गई, तो 7 स्कीम यहां पर आएगी। तो 7 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आप पोर्टफोलियो बना के चल रहे हो, तीनों बास्केट के अंदर पैसे को डिवाइड कर रहे हो, सही तरीके से एलोकेशन डिवाइड कर रहे हो, और अपनी रिस्क एपेटाइट से कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसके हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा, अंडर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा, और सही टाइम पे जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पीरियड पे आप अपने पैसे को निकाल भी पाओगे। इसके बाद इस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद आपने आज पोर्टफोलियो बना लिया, इस साल पोर्टफोलियो बना लिया, बट ये पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली आपको रीबैलेंस भी करना पड़ेगा, यानी कि साल में एक बार बैठ के आपको रीबैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो रीबैलेंसिंग वाला चैप्टर भी हमने इसी सीरीज के अंदर बना दिया है, तो उसको भी जाके आप रेफर कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट अप्रोच है जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर जब अपना पैसा लगा रहे हो तो आप सही तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करो, पैसे को सही तरीके से डिवाइड करो, एंड उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी मदद से मैं मल्टीपल स्कीम्स, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 32-33 स्कीम्स हैं, जिसमें से आप अपने लिए सही राइट स्कीम कैसे सेलेक्ट करें, क्या वो पैरामीटर होते हैं, क्या वो फिल्टर होते हैं, उन सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा। तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस सीरीज के अंदर हमारे साथ बने रहो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.